नमस्कार, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कहानी क्राइम सीन में और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी नेपाल का सबसे खतरनाक कत्ल, एक टीचर का खौफनाक खूनी खेल, फिरौती भी ली और जान भी। यह किस्सा करीब 13 साल पुराना है। नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो यह कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेजों के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल के किस्से से जुड़ा हुआ था उनकी जान तक को खतरा हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वे हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इसी बात की ही फिरक में थे कि किसी भी तरह आरोपी उनके हाथ चढ़ जाएं और वह अपना बदला ले लें। आज की कहानी साल 2019 की है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके से वह करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया था और वहां एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया था। खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्द ही नेपाल में अपना घर भी बना लिया था और अपने घर के कई हिस्सों को उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था, श्रेष्ठ परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने और लिखने में काफी तेज थी और 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वह घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रहते थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार बीरत नगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अपनी सयानी होती बेटी को आगे की पढ़ाई के खातिर श्रेष्ठ परिवार यानी माता पिता बीरत नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला काठमांडू के ही जुबलियन कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया जाता है। ख्याति तब 12वीं में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रॉ में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात थी। हालांकि ख्याति के लिए यह बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात को वह लेकर थोड़ी निश्चिंत थी। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से कॉल आती है जिसमें यह कहा जाता है कि वह अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है। बेटी को 20,000 रुपए मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी काफी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाती है। नौकर राम उसे पते पर ख्याति को पहुंचाकर घर वापस लौट आता है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन की प्रतिनिधि बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरा करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में पहुंच के ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है।
वह शख्स कोई नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल भी बुलाया करती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है और थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है और पीते ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता। उधर वक्त गुजरता जाता है, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं और अपनी बेटी की तलाश में माता पिता भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपयों की मांग की जाती है। लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरीके से चौंक जाते हैं या बेचैन हो जाते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को भी खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी के इस तरह अगवा किए जाने की इत्तला मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। पति पत्नी इस सोच में रहते हैं कि अगर उन्होंने कहीं इसके बारे में पुलिस को बताया तो किडनैपर्स उनकी बेटी को कहीं मार न डाले, क्योंकि किडनैपिंग और मर्डर के ऐसे किस्से उन्होंने काफी सुन रखे थे। किडनैपिंग के ऐसे मामलों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जैसे ही किडनैपर्स को खतरा महसूस होता है तो वह अगवा किए गए इंसान की जान तक ले लेते हैं। लिहाजा पति पत्नी यह तय करते हैं कि वह पुलिस को इस किडनैपिंग की इत्तला नहीं देंगे, बल्कि 10 लाख रुपयों का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। और मैसेज में यह तो लिखा हुआ ही था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वह लोग उन्हें आगे का रास्ता बताएंगे। अगले रोज सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसे के साथ तय जगह बुटवाला पर पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही ख्याति के घर वाले बुटवाला पहुंचते हैं, उन्हें मैसेज के जरिए फिर बताया जाता है कि अब उन्हें नई जगह चितवन आना है। और फिर जैसे वे लोग चितवन पहुंचते हैं, फिर से उन्हें मैसेज आता है कि अब उन्हें चितवन से सुनौली पहुंचे। और फिर जैसे ही वह सुनौली पहुंचते हैं, उन्हें एक मैसेज आता है कि आगे का रास्ता अब सिर्फ मां को पूरा करना है, पिता आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बात को मानते हुए मां और नौकर राम आगे बढ़ते हैं, फिरौती के 10 लाख रुपए लेकर, और बताई हुई जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसे बार बार आने का मैसेज मिलता रहा। इस बीच सुनौली पहुंचने के बाद माता और राम को यह मैसेज दिया जाता है कि अब वह दार्जिलिंग पहुंचे। यह लोग जैसे तैसे करके दार्जिलिंग पहुंचते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है, जिसके मुताबिक उन्हें काकरभिट्टा जगह के एक होटल में पहुंचने को कहा जाता है और यहां कहा जाता है कि वहां आपको कोई इंसान मिलेगा। ख्याति की मां दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहीं उनकी नजर बीरेन प्रधान पे पड़ती है। वो सोचती हैं, लेकिन तभी उनको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसे के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजा जाए। और उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि कमरे में मां को आने की इजाजत नहीं है। राम पैसे लेके वह कमरे पहुंचता है और पैसे देकर वापस लौट जाता है। और इस बीच मां और नौकर काफी निश्चिंत हो जाते हैं कि शायद अब उनको अपनी बच्ची मिल जाएगी। और फिर दार्जिलिंग से वह लोग काठमांडू को लौट आते हैं। दिन बीतते चले गए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होने के बावजूद भी जब ख्याति की खबर नहीं मिलती है तो माता पिता काफी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं उनकी बेटी की
लाश उन्हें ना मिले। काफी जद्दोजहद के बाद माता पिता ने यह फैसला लिया कि क्यों ना हम पुलिस को इत्तला करें, और इसी बीच वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस ऑफिसर को पूरा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों को खुलासा करने को कहती है जो इस पूरे प्रक्रिया में उन्हें अजीब लगा हो। तब ख्याति की मां काकर भिट्टे के उस होटल में बीरेन प्रधान को देखने की बात कहती है और यह कहती है कि बीरेन प्रधान को देखकर वो काफी चौंक गई और बीरेन प्रधान वहां से भाग निकला था। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान की जांच करने में लग जाती है और उसकी पूरी कुंडली निकालने में जुट जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे और ख्याति के माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबरें सामने आने लगी थी। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर दूर के जंगलों और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। ख्याति को लापता हुए अब 15 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच पुलिस को कुछ राहगीरों ने एक इंसानी सर मिलने की खबर देती है और पुलिस उस सर को ले आके रख देती है। इस बीच पुलिस को मुखबिर से बीरेन प्रधान का पता चल जाता है और पुलिस ने उसे काफी जद्दोजहद के बाद दबोच ही लेते हैं। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तब बीरेन प्रधान ने सारी बातें तो कबूल कर ली, लेकिन वह ख्याति के बारे में कुछ नहीं बताता रहा। इसी बीच यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नेपाल में फैल जाती है और पब्लिक के दबाव में यह केस को नेपाल के क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। और जब नेपाल की क्राइम ब्रांच ने इस जांच को आगे बढ़ाया और बीरेन प्रधान पे शिकंजा कसा तो बीरेन ने इस बात को कबूला आखिरकार टूटने के बाद कि उसने ख्याति की हत्या कर दी है। इसके पीछे कारण यह था कि बीरेन को जुए का लत लग चुका था और जुए में वो काफी कुछ हार चुका था, जिसके कारण उसने अपने घर को भी बेच दिया। घर बेचने के बावजूद भी उसका कर्ज ना उतर पाया तो उसने कुछ करने का सोचा। तभी उसे पता लगा कि ख्याति के माता पिता काठमांडू आ चुके हैं और अपनी बच्ची को कहीं विदेश भेज कर पढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने कुछ जायदाद को भी बेचा है तो उनके पास कुछ पैसे होंगे। इसी बीच उसने प्लानिंग की कि ख्याति का अपहरण किया जाए और उसके माता पिता से फिरौती का 10 लाख नेपाली रुपए मांगा जाए। उसने यह भी कबूल किया कि 10 लाख मिलने के बाद वह अपना फोन बंद कर देता है और कहीं दूर भाग जाने की कोशिश फिराक में रहता है। पुलिस के काफी टॉर्चर के बाद बीरेन प्रधान यह भी कबूल करता है कि जैसे ही उसने ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पिलाया उसके 1 घंटे के बाद उसने ख्याति प्रधान को टुकड़ों में काट के काठमांडू के अगल बगल इलाकों में फेंक दिया ताकि पुलिस भी उसके अंग को जुटा ना पाए, और अगर जुटा भी पाए तो इतना कंफ्यूज हो जाए कि वह इस केस को सॉल्व ना कर पाए। दोस्तों, यह थी कहानी नेपाल की एक ऐसे टीचर की कहानी जो शायद राजशाह परिवार के बाद कत्ल के बाद सबसे भयानक कत्ल रहा होगा। आशा करता हूं आपको कहानी यह पसंद आई होगी और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों, अगली कहानी आने तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।